तो अभी तक हम लोगों ने, पहले तो हम आपका फिर से स्वागत करते हैं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। आप लोग यदि शिक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी हिंदी या टीजीटी हिंदी, साथ ही साथ नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अभी बिहार में शिक्षक एग्ज़ाम होना है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न अभी जो बता रहा हूँ वहाँ से बन सकते हैं। तो आपकी नौकरी लगे जल्दी, हम भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी कोशिश करिए कि आपकी नौकरी लगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, थोड़ा एडजस्टमेंट, ओके, एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, खैर हो जाएगा आराम से। ओके, लैपटॉप अच्छी चीज़ है पर मुझे जमता नहीं है, इसलिए मेरे लिए ठीक है। कंटेंट पे देखिए, न कि कवर पे। ये कवर है, कंटेंट इसके अंदर आपको मिलते चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए अब बने रहे हमारे साथ। देखो, अभी तक हमने इतिहास लेखन परंपरा की बात कर लिया, उसके बाद नामकरण और काल विभाजन को भी देख लिया, और काल विभाजन, ये सारी चीज़ें देख लिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जो एक किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, तो इस किताब से जो कंटेंट बनते हैं, ठीक है, और सरस्वती पांडे ने जिनको अपने किताब में स्थान दिया है, मुख्य रूप से इसी किताब को आधार बना करके जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, छायावाद तक इन्होंने इसी चीज़ को रखा है। उसके बाद चीज़ें, चूँकि जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के यहाँ छायावाद तक ही मौजूद है, उसके बाद हम जो है बच्चन सिंह की किताब पर रिलाई कर सकते हैं, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब को देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी तैयारी के दौरान इसी को देखा था, अपने यहाँ तक के लिए शुक्ल जी, और बाकी इधर के लिए इन दोनों किताब, और बहुत सारी इतिहास की किताबें तो पढ़ी, बट नेट के दृष्टिकोण से, जेआरएफ के दृष्टिकोण से ये 3 किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इन सबको ही पढ़ा। खैर, हम देखते हैं अभी सरस्वती पांडे के दृष्टिकोण से। तो देखो, पहली बात कि जो है, आप जानते हैं कि पाली, प्राकृत, कृत और उसके बाद अपभ्रंश की अवस्था थी, ठीक है। क्योंकि आदिकाल में अधिकतर रचना अपभ्रंश में हुआ, आदिकाल में अधिकतर रचना किसकी, अपभ्रंश भाषा में हुई है, ठीक है। तो इसीलिए अपभ्रंश अभी हम लोग को थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन उस समय के लोगों के लिए सबसे आसान जो भाषा होती थी वो अपभ्रंश ही था, ठीक है। तो इन रचनाओं को, इस भाषा में जो जितनी रचनाएं आई हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जिसको सरस्वती पांडे ने जगह दिया है या शुक्ल जी ने जगह दिया, उन सारे को बात करेंगे, और प्रश्न क्या बन सकते हैं वो भी देखेंगे। पहली बात, आप देख चुके हैं कि आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा, वीरगाथा काल कहा, ठीक है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। वास्तविक में जो वीरगाथा काल कहने के पीछे इनका जो तर्क है, इन्होंने ये कहते हैं कि जितना जो रासो साहित्य है, रासो साहित्य, चाहे पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, हमीर रासो, जो भी है, ठीक है, तो इन रासो साहित्य में मुख्य रूप से जो युद्ध में राजा लड़ने जाते थे, हाँ, वहाँ युद्ध के दृश्य हैं, या फिर राजाओं को जो है मोटिवेशंस के लिए ये यूज करते थे, ये कविता लिखते थे, तो इसीलिए उन्हें वीर रस की कविताएं जनरली लिखते थे। तो वीर का वहाँ से आ गया, और इसमें श्रृंगार का भी पुट है, क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकतर लड़ाई जो इस काल में होती थी, वो जनरली जो है स्त्रियों के लिए होती थी, या तो जमीन या जोरू, ठीक है, या स्त्री, ठीक है, राज्य विस्तार के लिए होती थी या फिर इसके लिए होती थी, तो उसमें श्रृंगार का जिक्र होना ही होना है, ठीक। जैसे आप देखेंगे कि कई काव्य हैं, जैसे चंद्रवरदाई जी ने जो लिखा है उसमें, या फिर पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा, उसमें आप देखेंगे संयोगता का किस तरह से वर्णन है, या फिर हमीर रासो में आप देखेंगे श्रृंगार की चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए वीर गाथा काल इन्होंने कह दिया।
और अब इसका टाइम पीरियड भी ख्याल रखेंगे 1050 से 1375। मैंने आपको पीछे लेक्चर में बताया था इसका टाइम पीरियड क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपभ्रंश शब्द का जो है, अपभ्रंश शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, तो अपभ्रंश शब्द का पहली बार जो उल्लेख मिलता है वो धारसेन किस द्वितीय के अभिलेख, कौन? धारसेन द्वितीय के अभिलेख में मिलता है। ठीक है, उन्होंने अपने पिता जो है गुहसेन को कहते हैं कि जो है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि मानते हैं अपने पिताजी को। कोई बात नहीं, बेटा ऐसा कर रहा है तो गलत भी नहीं कर रहा है। ठीक, कोई बेटा ऐसा करे तो ठीक है, कर रहा है अपने पिताजी को, वो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको याद रखना ये है कि धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश का जिक्र मिलता है बस। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है 1050 से 1375, ये जो है किससे शुरू होकर के, भोजराज से शुरू होकर के हमीरदेव तक। ठीक है, अब थोड़ा बाहर के शोरगुल को मेंटेन करेंगे, मतलब इग्नोर मारेंगे जैसे हम इग्नोर मार रहे हैं, क्योंकि आप सबको सुधार नहीं सकते हो। ठीक है, खुद सुधरिए, अपना कैरियर बनाइए, मज़े में रहिए। तो देखिए 1050 से 1375 भोजराज का टाइम पीरियड और हमीरदेव का। ऐसे भी पूछ सकता है कि बाउंड्री जैसे ये बाउंड्री है वैसे ये भी बाउंड्री है। ओके, हाँ, जो सिद्धों ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो तो अपभ्रंश है ही, अपभ्रंश तो है ही। ठीक है, तो ये देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। क्या है? देश भाषा मिश्रित। ठीक है, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, जिसे पुरानी हिंदी भी कहा गया है। ठीक, पुरानी हिंदी सिद्धों की भाषा है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ जो बीच में ही विद्यापति का कमेंट दे दिया यहाँ इन्होंने, ये वाला जो पॉइंट है विद्यापति का कमेंट, तो मैं इसको थोड़ा बताता हूँ कि एक कहते क्या हैं शुक्ल जी, ये हमको लगता है यहाँ नहीं होना चाहिए था, फिर भी लिख दिया गया है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। शुक्ल जी कहते हैं कि जो आध्यात्मिक चश्मे हैं ना, आध्यात्मिक चश्मे, वो थोड़े सस्ते हो गए हैं। क्या हो गया? उसका प्राइस ड्रॉप हो गया है। इस वजह से किसी भी इशू ये हुआ था कि बीच में मैंने पॉज किया था और पॉज ही रह गया, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा। तो जहाँ से छोड़े थे वहीं से चलते हैं, बाकी ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था शुक्ल जी के जो आध्यात्मिक चश्मे वाला कमेंट है विद्यापति को लेकर के, उस पर बात कर रहा था। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक चश्मे की क्या सीन आ गई है। अभी तो लेंस कार्ट वाले चश्मे पहनते सब, लेकिन ये आध्यात्मिक चश्मे की बात क्या कर रहा है। तो इसमें बातचीत ये स्थिति है ना, ये कहते हैं जो आध्यात्मिक चश्मों का जो रेट है ना वो सस्ता हो गया है, कम हो गया है। ठीक, इस वजह से कोई भी किसी को आध्यात्मिक कह दे रहा है। जैसे गीत गोविंद जो जयदेव द्वारा लिखा गया है, जिस पर विद्यापति विद्यापति को पर जिनका इफेक्ट है, हाँ, जो लोग गीत गोविंद को भी आध्यात्मिक कह रहे हैं, शुक्ल जी ऐसा कहते हैं, और विद्यापति को भी आध्यात्मिक कह रहे हैं, लेकिन शुक्ल जी मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ आध्यात्मिक कुछ नहीं है, यहाँ श्रृंगार है। ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती तुम लोग आध्यात्मिक कह रहे हो, वो गलत बात है। ठीक, तो मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बिल्कुल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, तो विद्यापति के पदों को भी आध्यात्मिक कहना शुक्ल जी को नहीं भा रहा है। शुक्ल जी चाह रहे हैं कि विद्यापति क्या हो, श्रृंगारिक हो, और इसी वजह से आप देखेंगे कि एक डिबेट भी खड़ा हो गया कि विद्यापति को श्रृंगारिक माने या भक्त कवि माने। ठीक है, खैर यहाँ चलते हैं। अब देखिए जो है सिद्धों ने कई अच्छी रचनाएं की, जिसमें सरप्पा, कन्हप्पा, लुइप्पा, इस तरह के नाम हैं, हेमचंद। ठीक है, जैन साहित्य में आते हैं। ठीक, तो ये लोग काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रचना लिखे गए हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट नेट के दृष्टिकोण से हो जाता है, तो या आपके शिक्षक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हो जाता है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वही रखेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा ये करेंगे तो आप भी बोर होंगे, और काम की चीज़ें ना हो तो उससे पे बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले आते हैं सरप्पा, जो कि मैं वही वीडियो रिकॉर्डिंग ही भूल गया था, पॉज कर दिया था, तो मैं बता दिया था, बट
आप लोगों के रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, तो सरप्पा कहते हैं कि जह मन पवन न संचरे, रवि शशि न पवेश, तह बत चित विश्वास करूँ। हाँ, विश्वास नहीं, विश्राम, ऐसा विश्राम के सेंस में विश्राम करूँ। ठीक है, सरहे कहिए ओबेस। तो हमारे जो एक शिक्षक थे यूजी में, वो काफ़ी अच्छा गाते थे इसे। ठीक है, हम लोग भी कई बार सुने इनको, कई बार स्टेज से सुने, कई बार क्लास में सुने। हाँ, कि कहते थे जह, हम गा ही नहीं पाते तो गाएंगे क्या, फिर भी कोशिश कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आप लोग भी थोड़ा बर्दाश्त कर लें तो फॉरवर्ड कर लें इसको। जहाँ मन पवन न संचरे, रवि शशि नाही पवेश, अतः बित चित विषाम करूँ, सरह कही उबेश। कई बार ना आप जब गा लेते हैं ना तो आसान हो जाता है उसका अर्थ। कह रहे हैं जह मन पवन न संचरे, चित्त को वहाँ विश्राम करना चाहिए जहाँ पवन भी न पहुँचे, पवन का संचार न हो, रवि शशि सूर्य और चंद्र का भी प्रवेश ना हो, तयवत चित्त विश्राम करूँ, वहाँ चित्त को विश्राम कराना चाहिए, वहाँ ऐसी शांति चाहिए। कहे सरहे कहे उपदेश, तो यहाँ जो सरहप्पा हैं ऐसा उपदेश देना चाह रहे हैं। तो सरहे का यहाँ अर्थ है सरहप्पा से। ठीक है, तो ये जह मन पवन न संचरे किसका है, सरहप्पा का है। ओके, एक है लुइपा। लुइपा, ठीक है, वो कहते हैं का तरुवर पंचविराल। ये पंचविराल का कंसेप्ट सिद्धों में था। ठीक है, जिसका जो है बाद में जो है ब्रजयान शाखा पे, जो बौद्धों के शाखा थे, उस पर भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये सिद्धों का जो है उसमें पंचविराल का पूछा जा सकता है। एक बार शायद आया हुआ था प्रश्न हम लोग के समय से पहले, वो ये कहा था कि 5 विराल में कौन नहीं है। ठीक है, 5 विराल में कौन नहीं है, तो मैं एक बार देख लूँ, या फिर मुझे याद है, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। पंचमकार जिसको कहा जाता है, पंचमकार। ठीक है, पंचमकार में आप देखेंगे कि पंचमकार में पहले मत्स्य या मांस लिखिए, मांस, फिर मदिरा, फिर मत्स्य, 3 तो हो ही गया, और चौथा हो गया मुद्रा। ठीक है, 5वां मैथुन। ठीक है, जो हमारे सोसाइटी, जो सनातनी सोसाइटी है, हाँ, वो मांस खाने पे प्रतिबंध, तो शराब पीने पे प्रतिबंध, मछली खाने पे प्रतिबंध, मुद्रा है और मैथुन है। तो आप सब कुछ समझ रहे हैं चीज़ें, तो इन सारे पे जनरली जो है प्रतिबंध लगाते हैं। तो ये पंचमकार जो था वो आप याद रख लेंगे इसको। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, एक चीज़ और, इधर का एक पंचमकार है, लेकिन जो डायरेक्ट बौद्धों के यहाँ से आया वो कुछ और था। यहाँ पंचमकार का जो अर्थ था वो आलस्य के सेंस में था। ठीक है, हिंसा के सेंस में था, काम के सेंस में था, चिकित्सा और मोह। ठीक है, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह, ये बौद्धों के यहाँ और ये सिद्धों के यहाँ। ठीक है, और बौद्ध कहते हैं इनसे दूर रहो, और सिद्ध कहते हैं इनके पास से रहो। ठीक है, तो ये लुइपा सब सिद्ध कवि हैं, इस वजह से आप देखोगे कि इनका प्रमोशन किया जा रहा है यहाँ। ठीक है, बट बौद्ध इनका डिमोशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब चिकित्सा का डिमोशन क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई। आप लोग अब सोचिए क्या कहना चाह रहे थे ये। ओके, एक चीज़ और, अब आते हैं आगे। देखो, तो ये जो है का तरुवर पंचविराल जो है, ये किसका है, लुइपा का। हम लोग इसको याद करते थे का और इसका लू, कालू, कौवा काला होता है तो कालू से याद कर लिए थे, का तरुवर पंचविराल। आगे चलते हैं। एक हैं कौन, हेमचंद्र।
जैन कवि हैं, ठीक है। हेमचंद जैन कवि हैं। इनका एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, हाँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, लज्जय तू बैसी हूँ जय भग्गा धरुत अंतु। भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, लज्जय तू बैसी हूँ जय भग्गा धरु अंतु। जो उस समय की छतरानी होती थी वो इस तरह से बात करती थी, ठीक है। वो कहते हैं भला हुआ, अच्छा हुआ, जो मारिया बहिनी मारा कंतु, कंत से पति, बहन तो अपने सखी को कह रहे हैं बहन, अच्छा हुआ कि मेरा पति मर गया। देखिए अब की स्त्रियां और उस समय की स्त्रियों में कितना अंतर है, या उन स्त्रियों का ट्रेनिंग किस तरह से जो है दिया जा रहा है, ठीक है, कि पति के मृत्यु पे शोक भी नहीं मना पा रही है वो लोग, ठीक है। कि भला हुआ जो मरिया मारा कंतु, मतलब अच्छा हुआ कि मर गया हमारा घर वाला। लज्जेतम तू बहसे जय भग्गा थरु एंतु, कह रहे कि यदि वो युद्ध से भाग के आ जाता तब तो मैं अपने जो समवयस्क हैं उसके बीच लाश से ही मर जाती, ठीक। ये आज आप देख लिए कि ये किसका है, हेमचंद का है, ठीक। तो आप इसको याद कर लेंगे, भल्ला हुआ जो मारिया मारा कंतु, ठीक, याद कर लेंगे आप। अच्छा दिख नहीं रहा था क्या, ओके, हाँ। तो ये हेमचंद लिखते हैं भल्ला हुआ जो मारिया हमारा मारा कंतु, ठीक है। क्योंकि यहाँ राजस्थानी इम्पैक्ट अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, और राजस्थान के आसपास या हरियाणा या जो है यूपी का ब्रज का एरिया है, वहाँ ये काफ़ी चलता भी है, ये चलता था कह सकते हैं, बॉर्डरिंग एरिया में है। चलिए एक और पंक्ति है यहाँ जो है स्वस्ति पांडे में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ गंगा जमुना माझे बहिए रेनाई, ये वास्तव में कन्हप्पा का है, ये डोमिप्पा लिख रखे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इनसे, लेकिन थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक पे आप घबराएं ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है स्वस्ति पांडे की किताब, आप लोग बार बार पढ़ें, काफ़ी मदद होगा, ठीक है। एक देखो जो है कहते हैं नगर बहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छे छुई जाए सो बाह नड़िया, ये भी कन्हप्पा कहते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखेंगे आप, गंगा जमुना माझे बहिरे नाई, ठीक है। और एक पंक्ति जो बिहार वाले हैं अभी बिहार टीचर के एग्ज़ाम देंगे, वो ये बिल्कुल इसे याद रखेंगे क्योंकि ये विद्यापति की पंक्ति और काफ़ी फेमस पंक्ति है, कीर्तिलता से लिया गया है, ठीक। वो कहते हैं देसिल बैना सब जन मीठा मीठा, देसिल बहना सब जन मीठा, तय तैसन जपो अभट्टा। हाँ, हिंदू बोले दूरी निकार छोटका तरुका भव की मारी, ये सब नहीं, लेकिन आप ये याद रखेंगे देसिल बहना सब जन मीठा, ठीक है। किसका है, कीर्तिलता से लिया गया है, विद्यापति का है, ठीक है। देसिल बहना सब जन मीठा तय तैसन जपो अभट्टा, भट्ट के प्रति इनका प्यार देखिए, ठीक है, ओके। और अपने भाषा देसिल बहना, जो हम लोग खुद बोलते हैं, मिथिला वाले हैं तो और अच्छे से बोलते हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, 12 बरस ला कुक्कुड़ जिया अब तहड़ा लौसियार, अब बरस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। का कह रहे, 12 बरस ला छतरी जिए, पूरा नहीं लिखूंगा, आगे जीवन को धिक्कार, आगे जीवन को धिक्कार, अब बरस 18 छतरी जीवे, अच्छा 12 बरस ले कुक्कर जीवे, सॉरी कुक्कर जीवे, आगे 12 बरस ले कुक्कर जीवे आगे,
ओहो सॉरी यार, ये मैं थोड़ा सा गलत कर लिए। 12 बरस ला कुकर जीवे, थोड़ा वो उसमें आ गया था ना। 12 बरस ला कुकर जीवे, आई थिंक मुंह से सही बोल रहा था, लिख गलत रहा था। और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। आप देख सकते हैं 12 बरस ला कुकर जीवे और 13 ले सियार, बरस 18 छतरी जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, तो ये लिखते कौन है? 12 बरस ले छतरी जीवे, सॉरी 12 बरस ले कुकर जीवे, ये लिखते कौन है? ये जगनीक। और कौन सी किताब में लिखते हैं? परमाल रासो। हाँ, परमाल रासो जो है, अभी आप देखें आल्हा उदल का जो नाच देखते हैं आप लोग, या वहीं से इम्पैक्टेड है। ठीक है। और बहुत लोग यूट्यूब पे आप खोजेंगे तो बहुत लोग गाए हुए हैं और इतना शानदार तरीके से गाएं, कई बार मेरा मन उचटता है तो मैं ये सुन लेता हूँ। हाँ, 12 बरस ला कुकर जेबे और 13 लो सियार, अब बरस 18 छतरी जेबे, आगे जीवन को धिक्कार। आप लोग भी याद कर लीजिए, यदि आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे, हालांकि टीचर लोगों के लिए इंटरव्यू नहीं है, लेकिन जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये सब याद करके रखिए। राजस्थान वाले तो खास करके याद करके रख लीजिए। ठीक है। हाँ, अब अमीर खुसरो जी हैं। अभी इन पंक्तियों के बाद हम इन कवियों को भी देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कवियों को छोड़ देंगे, इनका जन्म कब हुआ, कब मृत्यु हुई, इनके बारे में कुछ विशेष बातचीत। ठीक है, जैसे इनके लिए है, ये तो बहुत सारे पहेली लिखते थे, मुकरियाँ लिखते थे। ठीक है, तो इसी में एक थाल मोती से भरा, एक नार ने अचरज किया, ऐसे। हाँ, ये सब तो आप कर लेंगे, लेकिन 2 पंक्ति है या 3 पंक्ति अब ध्यान में रखेंगे। गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, अचल खुश रो घर आपनो, रैन भई चहुदेश। गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, उतना ही दिया हुआ है, लेकिन आप जो है इसको पूरा याद कर सकते हैं। गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, चर खुशरो घर आपनो। निजामुद्दीन औलिया, जब इनके गुरु, खुसरो के गुरु, ठीक है, जब इनका डेथ हो गया औलिया जी का, तो उस समय ये लिखते हैं, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुशरो घर आपनो, रेन भाई जो देश। तो आप याद कर लेंगे गोरी, और इसको आप यूट्यूब पे सर्च करके सुनिए कि कैसे लोग गा रहे हैं और कितना मज़ेदार तरीके से गा रहे हैं। मेरा जुवना न बेलरा भयो है गुलाल। आहा, क्या बात है। नया नया जो यौवन है ना, वो गुलाल हो गया है। अरे बाप रे, क्या लिख रहे हैं खुसरो मियाँ। ठीक है, तो ये भी हो गया। और एक जो है, जो हिंदी सिनेमा में लगभग सब लोग गाते हैं, ठीक है, कहते हैं ये जो पैरामीटर बन गया है, जे हाल मिसकी मुकुंद गा फुल दुराय नैना बनाय बतिया। तो ये भी जे हाल मिसकी, आई थिंक आशा जी गाई हैं, और इतनी प्यारी आवाज़ में गाई है। आप इनको सुनिए, यदि आप साहित्य के स्टूडेंट हैं तो इन सबको सुनिए, और इससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन भी सोल्व होगा और आपको याद भी रहेगा, और बच्चों के बीच जब जाएंगे तो ये कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहेंगे। ठीक है, जेहाल मिसकी मुकुंद तगा फुल दुराए नैला बनाए बतिया। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ये सारा जो है, मैं अभी जो बता रहा था वो अमीर खुसरो, ये तो हम लोग के कोर्स में अच्छे से पढ़ाया गया है। हम लोग यूजी में थे तो ये सारी चीज़ें याद होती थी। अब धीरे धीरे मैं भी भूल रहा हूँ, लेकिन आपसे उम्मीद करूँगा कि आप याद करें। ठीक, हाँ, इतना हो गया। अब आते हैं, या आज रहने दें, क्योंकि 22-23 मिनट का हो गया, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथन, उसके बाद हम लोग आज रहने देंगे। ठीक, क्योंकि आपने आज नामकरण भी देखा है और आज ये भी आप देखेंगे, तो मतलब देख रहे हैं क्या। आई थिंक रहने देते हैं, कंटिन्यूएशन बना रहेगा आगे कल जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप करके आएंगे, अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक, तो मिलते हैं कल फिर से।
ठीक है। मेरा टारगेट है कि 1 मंथ के अंदर जब से आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, तब तक ख़त्म हो जाए। जैसे नेट वालों का एग्ज़ाम 6 नवंबर से शुरू है, तो उससे पहले मैं ख़त्म कर देना चाह रहा हूँ, मतलब नवंबर शुरू में ही ख़त्म, ठीक है। तो मिलेंगे फिर कभी, मतलब फिर कभी नहीं, कल मिलेंगे भाई। जोश जोश में कुछ भी निकल जाता है।